जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रहा है आप सब लोगों की तैयारी। आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कोर्स को लेके, और जिससे क्लास नहीं आ रही थी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज इस बार में भी थे कि सर जो है, अगर आप क्लास रेगुलर नहीं रख पा रहे तो भले आप इस कोर्स को पेड कर दीजिए, लेकिन हमें ये कोर्स चाहिए, मतलब ये क्लास हमें चाहिए। तो एक चीज बता दूं कि मैंने वादा किया कि मैं कोर्स निःशुल्क रखूंगा, तो पहली बात है निःशुल्क कोर्स रखूंगा। लेकिन कई बार मुझे उन अभ्यर्थियों की बात सही भी लगती है, क्योंकि जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोग क्या होता है ना, अभ्यर्थी जो है बहुत सारे ऐसे जो किसी व्यक्ति की जरूरतें या मजबूरी नहीं समझते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि आपका कोर्स मुझे पूरा करवाना है, ठीक है, मैं उस अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन अभी मेरे पास उतना बड़ा सेटअप नहीं है या उतनी बड़ी वो चीजें नहीं है कि मैं कोई और टीचर है या और कोई क्लास ले पा रहा है। मुझे बहुत सारा अभी जो है कुछ वर्कलोड भी चल रहा है, घर का काम भी है और इधर फिर स्कूल का भी काम भी है। तो मुझे अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो उस चीज़ को समझें आप कि ठीक है, वो अगर मैं क्लास से नहीं लेके आ रहा हूँ तो उसकी उसकी वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन अगर मैं मुझे जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं आपकी क्लास से रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ और क्लास देने की कोशिश करता हूँ। और जैसे आप लोगों को लग रहा है कि सर कोर्स नहीं होगा, तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो बुक्स है वो बुक्स पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग चलें, और ये जो कोर्स है वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहें। इस कोर्स को पूरा करवाना है मुझे 1 जून से पहले, वो मैं करवा दूँगा। उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो आप चिंता ना करें, वो मुझे किस तरह करवाना है मुझे पता है। ठीक है? और जैसे अभी जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की इस बात को लेके भी वो हो गया कि सर आप तो टेस्ट सीरीज़ के पीछे पड़ गए हैं, आप तो क्लासें तो लेके नहीं आ रहे। तो एक चीज़ बताओ, मैंने जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है वो हिंदी के टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लेके संपूर्ण कोर्स होगा, जिसमें आपको डेली 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना? और उस अकॉर्डिंग भी देखें आप तो अगर 5-6 महीने हैं और डेली के अगर 20 क्वेश्चन भी देखें तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, और बीच में फिर मेगा टेस्ट भी रख सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों की बात करें तो मात्र 99 रुपए में मैं आपके लिए वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है मैंने। उसको लेके तो आप लोगों के मन में बहुत सारे अभ्यर्थी की ऐसे आ गए कि सर आप तो पैसे लेने लग गए, आप तो पैसे कमाने लग गए। अरे यार, तो मैंने 20,000 का कोर्स, 25,000 का कोर्स आप लोगों के लिए निःशुल्क रख रखा है। तो अगर मान लो मैंने टेस्ट सीरीज के लिए आपसे अगर 99 रुपए प्राइस रख दी, तो उसमें आपको इतना क्यों हो रहा है? अगर मतलब एक चीज़ तो ये होती है कि आपको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, हर चीज़ रेगुलर चाहिए, ठीक है? और उसपे तो आपको कोई ये नहीं होता, निःशुल्क की इतनी बड़ी कोर्स चले उसकी तो आप तारीफ नहीं करते, उसमें भी आप कमियाँ ढूँढ रहे हो, ठीक है? जब टेस्ट रिस्टार्ट किए प्राइस रख के, उसकी भी कोई रीज़न है तो उसकी वजह उसमें भी आप कमियाँ ढूँढ रहे हो। फिर करें तो क्या करें? कई बार तो मेरा मन ये भी करता है इस कोर्स को मैं बंद ही कर दूँ। क्यों करवा रहा हूँ? मुझसे क्या बेनिफिट हो रहा है इस कोर्स से? मुझे तो कोई स्वार्थ नहीं है इस बेनिफिट का कि मेरी कोई ऑफलाइन बैच चल नहीं रहे, या मैं और समय निकाल के आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ तो और इससे कुछ हो तो नहीं रहा। फिर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उनको आवश्यकता है इस चीज़ की। जब तैयारी की थी तो मैंने भी देखा था कि हाँ, किस तरह एक निःशुल्क कोर्स अगर ढंग का अच्छा-सा कंटेंट मिलता है तो किस तरह ज़रूरत होती है। तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं पिछड़ जाता हूँ कि ठीक ही है, जो नकारात्मक लोग हैं वो नकारात्मक रहे, लेकिन कुछ सकारात्मक लोग तो हैं, उनके लिए मुझे काम करना है तो काम करना ही है। इसलिए मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर क्लासें नहीं आ रही तो आप धैर्य बनाए रखें, आपकी क्लास मिलेगी, कोर्स पूरा होगा। और जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है तो उस चीज़ में ये चीज़ सोचें कि अगर आपको कोई भी इससे बेटर टेस्ट सीरीज या इससे बेटर ऑप्शन अगर मिल रहा है तो वहाँ परचेज़ कर सकते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी पे दबाव बना रहा हूँ। हाँ, मैंने अपना एक सिस्टम बनाया है, उस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए, जैसे इसी कोर्स पे आप पढ़ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप रात को 20 क्वेश्चन डेली के अगर सोल्व कर रहे हैं, तो उससे आपका बेस्ट रिवीजन होगा। उससे आपको डेली यूँ मान के चलें कि 20 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन तैयार करेंगे। और यही कंटेंट आपको लगेगा कि हाँ, मैं कितना मैंने पढ़ा है, कितना मुझे याद हो रहा है, कितना मैं समझ पा रहा हूँ। पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव निकालना अलग चीज़ होती है। इसलिए वो टेस्ट स्टार्ट किए, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों की डिमांड पर। और उसके साथ-साथ फर्स्ट पेपर की भी टेस्ट स्टार्ट किए। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन-सा कोचिंग वाला या कोई सा भी यूट्यूबर या कोई भी संस्थान अगर ₹121 में आपको अगर टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, तो बता दीजिए मुझे कि हाँ, वह लगातार 5 महीने के लिए टेस्ट सीरीज़ दे रहा है। इसमें साइंस के क्लासेस ने भी मात्र ₹121 की प्राइस रखी है और डेली वही 20 क्वेश्चन होंगे 1 जून तक। पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। केवल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव करवाए जाएँगे डेली 20 क्वेश्चन के बेस पे। तो जो भी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता है वो साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे और वहाँ जाके यस का मैसेज करें, उसे फिर वो टेस्ट सीरीज शुल्क जमा कराने के बाद वो मिल जाएगी। और मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति साहित्य शिखर क्लासेस की तैयारी कर रहा है, उसे ये दोनों टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे होते तो वहाँ आपका एक दिन का जाने का किराया हो जाता 100 रुपये। तो हम पढ़ाई में ही आके क्यों इतना सोचते हैं, पढ़ाई में आके इतने गरीब क्यों जाते हैं। एक एक मेरे टेलीग्राम में मैसेज आया था
कि सर हम तो पुराने स्टूडेंट है, 99 रुपए में जो टेस्ट सीरीज उसमें डिस्काउंट होगा क्या? 99 रुपए में क्या डिस्काउंट होगा? तुम इस बात को सोच के देखो। और अगर तुम पुराने स्टूडेंट हो तो मैंने कौन सा बैच चला रखा है जो तुम पुराने स्टूडेंट हो? यूट्यूब पे सब देख रहे हैं तो सब पुराने। मात्र पढ़ाई के नाम पे 100 रुपए 200 रुपए में हम इतना सोच लेते हैं, और बाकी दूसरी जगहों पर जहाँ हमें जरूरत नहीं है वहाँ फालतू का खर्चा करने में हम कुछ नहीं सोचते। इतनी गरीबी पढ़ाई में आके क्यों खत्म हो जाती है? फिर हम सोचते हैं कि हमें इतना बड़ा आरएस बनना है, लेक्चरर बनना है, हमें वरिष्ठ अध्यापक बनना है, एक दिन का ये करना है वो करना है। इतने बड़े सपने हम पाल रखे हैं और पढ़ा किताबों में हम खर्च नहीं करते। हम किताबें भी दूसरे की लेके आते हैं, ले उसकी किताब लेके आगे पढ़ रहे हैं, बस टाइम निकाल रहे हैं। तुम इतनी गरीबी पढ़ाई के नाम पे क्यों, जिससे आपकी जिंदगी बनने वाली है वो सोच यहीं आके क्यों रुक जाती है? किसी और जगह भी लगा के देखो। तो इसलिए अगर आपको अच्छी नहीं लगी मेरी बातें तो आप भले ना लगे, लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है। अगर कोई इंसान आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है तो कम से कम उस चीज की कदर करें। ठीक है। और अगर किसी को टेस्ट सीरीज लेनी हो तो टेस्ट सीरीज ले ले, क्योंकि जैसे अभी उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अभी तक 7 टेस्ट हो चुके हैं। तो अब जो चाहते हैं कि सर हमें वो पुराने टेस्ट भी देने हैं, तो वह अब फरवरी में 1 फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा मतलब ग्रुप बनाएंगे। वही टेस्ट सीरीज उसमें भी स्टार्ट रहे चलेगी। तो अगर आप उस फरवरी वाले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर अभी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन है, 10 दिनों में आप उस पर ज्वाइन कर लें। क्योंकि एक लिमिट है मेंबर की, इतने मेंबर होने के बाद फिर आपको जो उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर आप जो है स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर की भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आज ही ज्वाइन कर लें, मान लें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि 27 जनवरी को इसका पहला टेस्ट होगा। तो इसमें तो आप रेगुलर जुड़ जाएं, क्योंकि वो टेस्ट लाइव होगा। 10 मिनट का टेस्ट होगा, 15 मिनट का उसमें लाइव होगा। फिर उसके बाद आपको क्या होगा कि फिर आंसर शो होंगे सीधे, मतलब आप टेस्ट दे नहीं पाएंगे, केवल प्रश्न पढ़ पाएंगे। इसलिए जल्दी करें, टेलीग्राम ग्रुप में ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। ठीक है। तो हमारा जो हम राम भक्ति मार्ग पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी। और अब आज हम बात करेंगे कि तुलसीदास जी की विशेषताओं के बारे में, या यूं मान के चले कि राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बात करें कि तुलसीदास के साहित्य की विशेषता या राम मार्ग की शाखा की विशेषता। आप टॉपिक लगाएंगे तुलसीदास, तुलसीदास के साहित्य की विशेषता, के साहित्य की विशेषताएं। ठीक है। तुलसीदास जी के साहित्य की विशेषताएं बोल दो, या फिर राम मार्गी शाखा की विशेषता बोल दो ना। राम मार्गी जो शाखा है, राम मार्गी शाखा की विशेषता। जो अपनी क्लास हो चुकी है उनका आप अच्छे से बीच बीच में जो है रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सक्सेस में हम कितना पढ़ रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तैयारी के दौरान हम कितना उसको दोहरा पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करें तो आदर्शवाद की प्रधानता। ठीक है। आदर्शवाद की प्रधानता। आप लोगों को पता है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें एक आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की है, आदर्शवाद की। तो राममार्ग साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है आदर्शवाद की प्रधानता। ठीक है। तो इसमें राममार्ग साहित्य में, राममार्गी साहित्य में राममार्गी साहित्य में भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्यों की, के आदर्श मूल्यों की स्थापना मिलती है। ठीक है। आदर्श मूल्यों की स्थापना मिलती है, पहली विशेषता तो ये है ना। बात करें दूसरी, तो
समन्वय धर्मिता, समन्वय धर्मिता। क्योंकि शुक्ल ने भी कहा है कि तुलसीदास का जो साहित्य है वो समन्वय की एक विराट चेष्टा है ना, वो वाला कथन आप लोगों को पता होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है वो कि तुलसीदास का जो काव्य है, समन्वय की विराट चेष्टा है। तो समन्वय धर्मिता जो एक विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है। तो तुलसीदास का जो संपूर्ण साहित्य है, तुलसीदास का संपूर्ण साहित्य समन्वय की विराट अभिव्यक्ति है ना। विराट चेष्टा वाला कथन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और विराट अभिव्यक्ति ये विशेषताओं में बात कर रहे हैं अपन, विराट अभिव्यक्ति है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नैतिकता की प्रधानता है, नैतिकता की प्रधानता रामचरितमानस में आपको पता है कि नैतिकता की प्रधानता, हर चरित्र का, हर पात्र का अपना एक निश्चित क्षेत्र है, बातचीत का, बोलने का, कार्य पद्धति का। मुख्यतः यह इसमें जो है मुख्यतः प्रबंध शैली में ही रचनाएं लिखी गई है ना, तो मुख्यतः प्रबंध शैलियां, रामचरितमानस हो या फिर राम भक्ति शाखा की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो प्रबंध शैली में है। तो तुलसीदास जी की भी बात कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने मुख्यतः तो प्रबंध शैली है ना, मुख्यतः प्रबंध शैली और प्रबंध, मुख्यतः प्रबंध शैली व गौण जो है मुक्तक शैली अपनाई है ना, गौण मुक्तक शैली अपनाई है। मुक्तक भी बनाए है लेकिन गौण रूप से। ठीक है, तो तुलसीदास ने मुख्यतः प्रबंध शैली और गौण मुक्तक शैली अपनाई है, यहाँ तक लिख लेंगे एक बार। ठीक है, तो आदर्शवाद की प्रधानता, और समन्वय धर्मिता, नैतिकता की प्रधानता, और मुख्यतः प्रबंध शैली। तुलसीदास ने मुख्यतः प्रबंध शैली और गौण मुख्यतः जो है मुक्तक शैली अपनाई है। तो राममार्गी साहित्य में जो है भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्यों की स्थापना मिलती है, और समन्वय धर्मिता तुलसीदास का जो है संपूर्ण साहित्य जो है समन्वय की विराट अभिव्यक्ति है। ठीक है ना। ठीक है, चले आगे।
आगे बात करें, उसमें नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि मुख्यतः जो है कृष्ण भक्ति शाखा में तो मुक्तक शैली अपना गई है। मुख्यतः कृष्ण भक्ति शाखा में, मुख्यतः कृष्ण भक्ति शाखा में मुक्तक शैली अपनाई गई है। ठीक है। दूसरी बात है कि राममार्ग की शाखा के जो साहित्य रचा गया है उसमें सर्वजन हिताय वाली भावना है। तो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, तो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की लोक कल्याणकारी भावना मिलती है। ठीक है। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की लोक कल्याण, हिताय की लोक कल्याणकारी भावना मिलती है। बात करें कि इसमें लोक उन्मुखता और जन लोक संग्रह की भावना भी मिलती है ना, लोक संग्रह की भावना भी मिलती है। इसमें बात कर लेते हैं तो तुलसीदास जी ने जो मुख्यतः अवधी भाषा का प्रयोग किया है, बाकी गौण ब्रिज भाषा का तो तुलसीदास ने अवधी भाषा गौणतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगली बात करें तो देखो, तुलसीदास जी ने मुख्यतः जो है अवधी भाषा का प्रयोग और गुणतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन अगर बात करें राममार्ग की शाखा में, तो राममार्ग की शाखा में अवधी भाषा है और कृष्ण भक्ति शाखा में ब्रिज भाषा है। ये तो आपको पता है ना। तो ये भी लिख लेंगे कि राममार्ग की शाखा ने, ऐसा करें यहाँ तक लिख लिया आप एक बार, है ना, फिर आगे लिखते हैं। यहाँ तक लिख लेंगे। मुख्यतः जो है कृष्ण मुख्यतः कृष्ण भक्ति शाखा में मुक्त शैली अपनाई गई है ना, और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की लोक कल्याणकारी भावना मिलती है। राममार्ग शाखा में तुलसीदास की रचनाओं में लोक संग्रह की भावना भी है। तुलसीदास ने मुख्यतः अवधी भाषा और गुणतः ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है ना। तो सारी ये विशेषता हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अब चले आगे।
बात करें कि कृष्ण भक्ति शाखा में जो है जो रचनाएं लिखी गई वो ज्यादा लिखी गई है और राममार्ग शाखा में कम। तो कृष्ण भक्ति साहित्य जितनी बड़ी मात्रा में लिखा गया है उतनी मात्रा में राम भक्ति साहित्य नहीं लिखा गया ना, नहीं लिखा गया। अगली बात कर लेते हैं। जन जीवन की जितनी व्यापकता राम भक्ति शाखा में है, जन जीवन की जितनी व्यापकता राममार्गी शाखा में मिलती है, उतनी कृष्ण मार्ग शाखा में में नहीं। ठीक है, क्योंकि कृष्ण मार्गी जो शाखा है उसका दायरा सीमित है ना। कृष्ण मार्गी साहित्य का दायरा सीमित है, ठीक है ना। आगे बात करें, तुलसीदास जी ने जो है अपने साहित्य में प्रेम और जो श्रृंगार है उसका सौंदर्य का एक मर्यादित चित्रण किया है बजाय कृष्ण भक्ति शाखा के। तो तुलसीदास ने अपनी कविता में प्रेम और सौंदर्य का मर्यादित चित्रण किया है। तुलसीदास ने अपनी कविता में प्रेम और सौंदर्य का जो है मर्यादित चित्रण किया है, जबकि सूरदास ने जो है प्रेम और सौंदर्य का स्वच्छंद चित्रण किया है। ठीक है, जबकि सूरदास ने प्रेम और सौंदर्य का जो है स्वच्छंद चित्रण किया है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति साहित्य जितनी बड़ी मात्रा में लिखा गया है उतनी मात्रा में राम भक्ति साहित्य नहीं लिखा गया है। और जनजीवन की जितनी व्यापकता हम राम मार्ग शाखा में देखने को मिलती है उतनी कृष्ण शाखा में नहीं।
और बात करें कि कृष्णमाली साहित्य का दायरा सीमित है, तुलसीदास ने अपनी कविता में प्रेम और सौंदर्य का मृत चित्रण किया है। सूरदास ने जो है स्वच्छंद चित्रण किया है। आगे चले। बात करें कि राममार्गी साहित्य में जो है, राममार्गी साहित्य में शांत रस, भक्ति, रस एवं श्रृंगार तथा कृष्ण भक्ति साहित्य में वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति, रस की प्रधानता है, रसों की। अगली बात करें कि राम भक्ति साहित्य में सादगीपूर्ण जीवन एवं पवित्र आचरण पर बल दिया गया है। राम भक्ति साहित्य में सादगीपूर्ण जीवन एवं पवित्र आचरण पर बल दिया गया है। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण भी किया गया है। ठीक है। और बात करें कि राम भक्ति शाखा में राम भक्ति मुख्यतः दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित, सवैया, छपे आदि छंदों का प्रमुखता से प्रयोग किया है। ठीक है। तो राममार्गी साहित्य में जो है शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, और कृष्ण भक्ति में वात्सल्य है, श्रृंगार है और भक्ति है, मतलब शांत नहीं है ना। और राम भक्ति साहित्य सादगीपूर्ण जीवन में पवित्र आचरण पर बल दिया गया है, प्रगति का उद्दीपन का चित्रण है। और राम भक्ति शाखा मुख्यतः दोहा, सोटा, छपे
और आदि जो है छंदों का प्रयोग किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में जो राम भक्ति शाखा के अन्य प्रमुख कवियों के बारे में बात करेंगे। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी के कवि पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छे से रिवीजन कर लें संपूर्ण पाठ्यक्रम का। और दूसरी बात है कि अब जो है आपको मेरे हिसाब से ये कि आपको जो जो भी साहित्य से क्लासेस है, टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, उसने जिसने नहीं ली हो वो जरूर परचेज कर ले, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ जाके साहित्य से क्लासेस जो है आपका ये ज्वाइन कर लें टेस्ट सीरीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।